बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हो। ठीक है, और हमने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में हमने ये जाना था कि ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, जिसके हमने बारे में पढ़ा था। अब वो जो प्रॉब्लम है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हमें डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और वो जो स्टेप्स हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास हम किस तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें कैसे डिडक्शन होती है। ठीक है, फिर हम उसको अमली तौर पर कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारा कुछ आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में बताने से पहले जो स्टार्ट में टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताएगा, वो ये है इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी में जैसे दूसरी साइंसेस है, बिल्कुल जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसी तरह बायोलॉजी में भी क्या है, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। ठीक है, नई चीजें जो है वो दरियाफ्त होती रहती हैं, एंड लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड। ठीक है, और जो बहुत पहले से या पहले की पुरानी या जो लंबी थ्योरीज या जो वक्त के मुताबिक जो थ्योरीज पहले साइंटिस्ट ने दी होती हैं, उनमें रद्दोबदल होती रहती है, या फिर उनकी जगह कोई नई थ्योरी आ जाती है, रिप्लेस का मतलब उसकी जगह कोई आ जाती है विद बेटर वंस। ठीक है, पहले से बेहतर, एज मोर डाटा और नॉलेज इज अकोमुलेटेड। ठीक है, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हमारे पास डाटा, हमारे पास नॉलेज, हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकोमुलेशन का मतलब ये जमा होती जाती है, यानी इकट्ठी होती है। ठीक है, तो इस तरह से कि देखिए स्टूडेंट्स, होता है क्या एक्चुअली कि एक वक्त में जब एक साइंटिस्ट ने अपना काम किया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऑब्जर्वेशन की, उसको कोई नॉलेज मिला, उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी, वो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज हो गया। ठीक है, कोई ना कोई थ्योरी दे दी। फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, कोई न्यू साइंटिस्ट है, उन्होंने दोबारा उसी टॉपिक पे क्या किया, उसको दोबारा से रिसर्च किया। ठीक है, उसको जब रिसर्च किया और उसने पहले वाले साइंटिस्ट से बेटर एक ऑब्जर्वेशन दी, बेटर थ्योरी दी। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो, हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं, ठीक है, बायोलॉजी की फील्ड में, जिनका आज से कुछ सदी पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास उनका कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारी साइंटिफिक फील्ड में एडवांसमेंट आती है, ठीक है, तरक्की होती है, तो क्या होता गया कि न्यू साइंटिस्ट ने नई सर्च की, डाटा हमारे पास ज्यादा हो गया, हमारे पास क्या हुई, इन्फॉर्मेशन ज्यादा हुई, हमने उन डिजीजेस के ट्रीटमेंट निकाल लिए। ठीक है, हमारे पास वो डिस्कवर हो गए। ठीक है, कुछ सदी पहले या कुछ ईयर्स पहले उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो डिजीज जो थी वो उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास वो डिजीज जो है वो क्योरेबल है। ठीक है, हम उनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिनका कोई अथेंटिक अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो भी डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मे बी इन द कमिंग ईयर्स वो हमारे पास उनका क्योर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे नॉलेज ज्यादा होता रहता है। ठीक है, बात करने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो लॉन्ग हेल्थ थी, जो पहले की थेरीज थी, जो पहले साइंटिस्ट ने दी थी, वो या तो मॉडिफाइड हो जाती है, यानी रद्दोबदल हो जाती है, या फिर उनकी जगह कोई नई थ्योरी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो पहले वाली थ्योरी थी वो उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होती थी। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उन्होंने कोई ना कोई थ्योरी दी होती थी, लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ से बेटर वंस ने उनकी जगह ले ली। ठीक है, उससे जो बेहतर थ्योरी थी वो पहली वाली थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया, ये ऐसा नहीं था। ठीक है, या फिर उसकी जगह कोई नई थ्योरी रख दी, या फिर पहली वाली थ्योरी में थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, जैसे जैसे हमारे पास डाटा या हमारे पास नॉलेज है वो इंक्रीज होता जाता है, कॉम्बिनेशन जो है उसकी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से बायोलॉजी की फील्ड में भी है कि वक्त के साथ साथ जो है वो न्यू थेरीज जो है वो पिछली थेरीज की जगह ले लेती है। ठीक है, दिस हैपन्स, और ये कैसे होता है व्हेन बायोलॉजिस्ट, जब बायोलॉजिस्ट जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, पहचानते हैं सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी न किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्या बात की थी हमने, आपको याद हो, हमने कहा था कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी लिविंग थिंग से रिलेटेड, जो कि हमारे पास ह्यूमन से, एनिमल से या फिर प्लांट से रिलेटेड होगा, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब है कोई भी ऐसी बात जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, और बायोलॉजिस्ट क्या होता है, बायोलॉजी को स्टडी करने वाले। ठीक है, तो जो नई पुरानी थ्योरीज की जगह जो नई थ्योरीज लेती हैं, वो कैसे पॉसिबल है, उसी टाइम पॉसिबल है जब कोई बायोलॉजिस्ट जो है, जब कोई बायोलॉजी को स्टडी करने वाला किसी न किसी प्रॉब्लम को पहचानता है, और ठीक है, जब उसको पहचानता है फिर उसका हल निकालता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको कोई ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब वो स्टार्ट करते देन हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो जाती है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, अब वो जो उसने एक को पहचाना था, ठीक है, एक प्रॉब्लम उसने फेस किया, एक प्रॉब्लम की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना हुआ। अब जब उसको सॉल्व करना का स्टेप होगा, तो बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप, उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वही जो हमारे मेन है इस टॉपिक में। क्या है, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। जब भी कोई बायोलॉजिस्ट किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, अब वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। सबसे पहला उसका जो स्टेप होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, वो होगा रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढेगा ना, पहचानना, ठीक है, शनाख्त करना, रिकॉग्निशन का मतलब है। यानी उसने एक प्रॉब्लम को पहचाना कि हाँ जी, ये बायोलॉजी की फील्ड में ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट होगा तो उसमें स्टडी करेगा, उसमें रिसर्च करेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना किसी प्रॉब्लम को। सेकंड क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब मुशाहदा करना, ठीक है। यानी पहचानने के बाद वो ऑब्जर्व करेगा कि हाँ हाँ वाकई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें जरूरत है इसके बारे में, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करें, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। थर्ड क्या होगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है, एक आर्जी स्टेटमेंट जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि हम उसको किसी भी वक्त रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का मतलब है बनाना, ठीक है। जब इसने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, अब उसने उसको कंप्लीट ऑब्जर्व किया कि हाँ जी वाकई ये ऐसा है, अब वो क्या करेगा, उसके बारे में कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर हमने देखा कि हमारे पास जितने प्लांट्स हैं या हमारी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, हमारी फसलें हैं, वो अगर हम उनको फर्टिलाइजर देते हैं, तो क्या है, हमारे पास जब उनको फर्टिलाइजर, जब उनको खाद्य देते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो नशो-नुमा है वो बेटर होती है, ठीक है। हम उनसे अगले साल अच्छा फल जो है वो लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने ये देखा कि किसी दूसरे फार्मर ने उसको कोई ना कोई फर्टिलाइजर दी, ठीक है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट बना ली, मैंने एक बयान दिया, ठीक है। मैंने दूसरे साइंटिस्ट के, अपने साथियों के, अपने फ्रेंड्स के साथ ये मैंने शेयर किया कि अगर पौधों को खाद ज्यादा दी जाए, फर्टिलाइजर ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, तो पौधों की जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो मेरा एक बयान था, एक आर्जी सा बयान था, जिसपे मैंने अभी तक कोई जो है वो स्ट्रगल नहीं की, उसको मैंने करके नहीं देखा, ठीक है। मैंने उसको एक्सपेरिमेंटली नहीं, बस मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने एक अपनी स्टेटमेंट दे दी, मैंने एक बयान दे दिया, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। यानी आप जब कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई हाइपोथेसिस दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखा कि हम जब अपने दांतों को रोज जो है वो टीथ ब्रश करते हैं, तो हमारी जो टीथ है उनके अंदर कैविटी नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि अगर हम ह्यूमंस बींग्स हैं, वो अगर अपनी टीथ को रेगुलरली, रोजाना या दिन में ट्वाइस जो है वो ब्रश करते हैं, तो हमारे दांतों में कैविटी नहीं, हमारे दांत खराब नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ, एक मेरा बयान होगा, मैंने करके नहीं देखा, मैंने ठीक है, ये वो हाइपोथेसिस, ये जो बयान है, ठीक है, ये बस मेरा एक आर्जी बयान है, जो कि गलत भी हो सकता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कोई भी आर्जी सा बयान, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए, तो कोविड के हवाले से डिफरेंट हाइपोथेसिस, उसके प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के हवाले से डिफरेंट जो है वो हाइपोथेसिस, जो है एक स्टेटमेंट्स है वो दी जाती है, ठीक है, जिसका अभी तक कोई प्रैक्टिकली जो है बाद में हम उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले हम एक हाइपोथेसिस दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक बयान जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी एक स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट की फॉर्मुलेशन करना, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का थर्ड स्टेप है, ठीक है। चौथा जो स्टेप होता है वो होता है डिडक्शन। डिडक्ट का मतलब क्या होता है, अखज करना, कोई ना कोई नतीजा निकालना, ठीक है। वो जो हमने बयान दिया था, वो जो हाइपोथेसिस दी थी, वो जो स्टेटमेंट दी थी, अब हमने उससे क्या करना, उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट अखज करना, कोई कोई हमारी डिडक्शन होगी। डिडक्ट का मतलब उससे कोई नतीजा निकालना, ठीक है। और अगला स्टेप होगा एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो हमने बयान दिया था, अब हमने उसको अमली तौर पे करके देखना है कि हाँ जी, अगर ऐसा हम कह रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है, तो ये जो हम प्रैक्टिकली अमली तौर पे करेंगे कहेंगे, वो वाला स्टेप होगा, उसको हम एक्सपेरिमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद कहते हैं समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब है कि उसको खलासा कर देना, ठीक है। अब जब हमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा है, तो क्या होगा कि हमारे पास कोई ना कोई तो नतीजा आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। अब वो जो रिजल्ट होगा उसको हमने समराइज करना, यानी उसको किसी न किसी शक्ल में, बेशक हम उसको लाइंस में लिख रहे हैं, या उसको टेबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, या फिर उसको ग्राफ्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अपने रिजल्ट को समराइज कर दें, ठीक है। और जो लास्ट रिजल्ट होता है वो उसकी रिजल्ट की रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है। ये अभी शॉर्टली इन शॉर्ट आपको बताए। अब हम इन स्टेप्स को बारी-बारी जो है वो इसको तफसील के साथ जानेंगे, ठीक है?
अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमने पहले भी बात की, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम को शिनाख्त करना, उसकी पहचानना, ठीक है। अब क्या है कि बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। बायोलॉजिस्ट यानी बायोलॉजी को पढ़ने वाले गो फॉर अडॉप्टिंग, अडॉप्टिंग का मतलब है अख्तियार करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड को, बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को कब अख्तियार करते हैं, व्हेन, जब दे इनकाउंटर, वो क्या करते हैं, वो सामना करते हैं सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी न किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जब वो सामना करते हैं, देन वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। यही बात मैंने आपसे पहले बताई थी ना, कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, कि वाकई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यानी कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी बात है जिसको जिसका हमें प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो वो जो बायोलॉजिकल मेथड होता है, यानी वो ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कह रहे हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो है वो कब बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, जब कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। अब अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ने मैंने बात की थी कि ऐसा प्रॉब्लम जो कि बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, लॉजिकल का मतलब है थिंक करना, ठीक है। बायोलॉजी से लफज ड्राइव ना, बायोलॉजिकल यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जो कि बायोलॉजी से यानी लिविंग थिंग से, यानी कि ह्यूमन से, यानी कि प्लांट से, यानी कि एनिमल से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ये एक ऐसा सवाल होता है रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो किससे रिलेट करा होता है, किससे मुंसलिक होता है, लिविंग थिंग से, दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन होगा, जो सवाल होगा, ये क्या होता है, या तो किसी साइंटिस्ट से किसी ने पूछा होगा, ठीक है, आइदर आस्क बाय समवन, या तो उससे किसी ने पूछा होगा, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या फिर बायोलॉजिस्ट के दिमाग में खुद वो क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। यानी जो उसने प्रॉब्लम फेस की, जिसके बारे में उसने सोचा कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वो एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, यानी एक सवाल होगा। मे बी वो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि दुनिया कैसे पैदा हुई, ठीक है। ये हमारी लाइफ में जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है कैसे हुआ, ठीक है, यानी जिंदगी, ये इंसान कैसे बने, एक क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है वो जो बायोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करने जा रहा है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, ये क्वेश्चन उसके खुद भी माइंड में आ सकता है, या फिर उससे किसी फ्रेंड ने, किसी ने भी उससे क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो क्या करेगा, उसका प्रॉपर जो है वो उसको रिसर्च करेगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसके बारे में जो क्या है, रिकॉग्नाइज करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड स्टेप जिसके बारे में हमने बात की थी, वो थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या, एज द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज और हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक्स न्यू वन, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे वो पहला स्टेप, यानी पहला स्टेप क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब ये तो कोई ठीक है, आसान सा होगा। अब उसने ऑब्जर्व करना है, अब बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, रिकॉल यानी जो है दोहराएगा अपने पुराने प्रीवियस का मतलब पहले से ऑब्जर्वेशन को, या फिर वो न्यू ऑब्जर्वेशन मतलब दोबारा देगा। यानी जैसे हमने पहले अभी बात की कि वो पूछा, किसी ने क्वेश्चन किया, या उसके मन में जो क्वेश्चन आया कि लाइफ कैसे बनी, ठीक है, जिंदगी कैसे जो है वो आई, ठीक है, जिंदगी कैसे बनी, ठीक है, इंसान कैसे इस लाइफ में, इस अर्थ में जो है वो लिव करें। तो ये उसका अब वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करे, ठीक है, वो तो क्वेश्चन हो गया। अब उसने क्या करना, अब उसे खुद भी तो इस लाइफ में, जिंदगी में रह रहा है ना, अब उसने या तो क्या करना, उसने पहले से, अब उसकी ऑब्जर्वेशन का मतलब मुशाहदा करना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड, या तो पहले से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, या जो पहले से वो अपने अबाउजात से या सराउंडिंग से सुनता आ रहा होगा, वो उस ऑब्जर्वेशन को देखेगा। या फिर क्या करेगा, जो साइंटिस्ट ने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की थी, उन पेपर्स को स्टडी करेगा, ठीक है। यानी हम, मुझसे पहले लोग वो इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहते थे, या फिर वो क्या करेगा, खुद से इसके बारे में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने वैसे एक रैंडम सी एग्जांपल दी थी, लेकिन बायोलॉजी में एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसके बारे में या तो वो पहले से मौजूदा ऑब्जर्वेशन को देखेगा, या फिर वो खुद भी ऑब्जर्व करेगा कि मैंने पिछली स्टडी को नहीं देखा, मैंने खुद देखना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ, ठीक है। आपको पता है हमारे ह्यूमंस के 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। अब वो जो चीज उसने ऑब्जर्व करनी है, वो उसकी 5 सेंसेस की जरूरत करिए। 5 सेंसेस में हमारे पास विजन होगा, या तो वो देखेगा, हियरिंग का मतलब स्मेल करना, सॉरी सुनना, स्मेल का मतलब है कि सूंघना, टेस्ट करना, या फिर टच छूना, ठीक है। आपको पता है ना कि स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, ये तो कॉमन कि हमारे पास क्या है कि जब किसी चीज के बारे में हमने सोचना है, किसी बारे में हमने ऑब्जर्व करना है, तो हम अपनी आंखों से कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर क्या कर, हमने कुछ हमको सुना होगा, ठीक है।
यानी वो इंसान जो इस टॉपिक के बारे में ऑब्जर्व करा, मुशाहदा करा, वो अपनी बॉडी से ही करा ना, ठीक है, अपनी जो सलाहियत है उनको इस्तेमाल करिए, ठीक है, वो विजन भी हो सकती है, उसकी हियरिंग भी हो सकती है, वो उसका स्मेल भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, टच, यानी ये सारी सेंसेस को यूज करते हुए वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, मुशाहदा करेगा, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं या फिर क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, आपने याद रखना है कि क्वालिटी से वर्ड हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव रखना है, ठीक है, मयार, ठीक है, और क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, ठीक है, मिकदार किसी चीज की, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, वो दो तरह के ऑब्जर्वेशन होते हैं, या तो वो किसी भी चीज की क्वालिटी होगी या फिर उसकी क्वांटिटी होगी, मिकदार होगी, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो दूध है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो वर्ड यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये जो ज्यादा का लफ्ज है ये क्या हुआ, उसका क्वालिटी होगी, ठीक है। या फिर मैं कह रही हूँ कि कोई कपड़े की अगर बात करें, मैं कह रही हूँ ये बहुत लंबा है, ठीक है, ये जो मैंने लंबा का लफ्ज इस्तेमाल किया उसकी क्वालिटी होगी, ठीक है, यानी उसका एक म्यार होगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह ऐसे कह रही हूँ कि दूध इतने लीटर है, ठीक है, मैं कह रही हूँ 10 लीटर दूध है, तो ये जो मैंने लफ्ज 10 लीटर इस्तेमाल किया, ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है, यानी उसकी मिकदार होगी। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि ये कपड़े की अगर बात करूँ तो मैं उसको प्रॉपर एक नाम दे देती हूँ कि कपड़ा इतने मीटर लंबा है, ठीक है, यानी मैं कह रही हूँ कि 100 मीटर है, तो ये जो लफ्ज मैं 100 मीटर का यूज करूंगी वो हमारे पास क्या होगा, उस चीज की क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, जो 5 सेंसेस से कोई भी बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट कर रहा है, और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो या तो क्वालिटेटिव होंगे या फिर वो क्वांटिटेटिव होंगे। क्या है कि हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर मोर एक्यूरेट, ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव यानी मिकदार के हवाले से जितने भी ऑब्जर्वेशंस है आर कंसीडर, इनको हम समझते हैं मोर एक्यूरेट, ठीक है, हम इनको ज्यादा बेहतर समझते हैं देन क्वालिटेटिव वंस, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज्यादा बेटर, ज्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक है, बिकॉज द फॉर्मर्स आर इनवेरिएबल, ठीक है, फॉर्मर्स का मतलब क्या होता है, पहले वाले, यानी पहले वाला ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल, ठीक है, हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है वो हमारे पास या तो वो इनवेरिएबल होता है, ठीक है, हमने कहा ना कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्यों एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है ना वो इनवेरिएबल होते हैं और मेजरेबल होते हैं, ठीक है, इनवेरिएबल का मतलब हमको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और मेजरेबल का मतलब है कि हम उनको जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम उनकी पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस चीज को तोल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर जैसे मैं पहली एग्जांपल ली थी, अगर मैंने कहा कि हमारे पास दूध बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब मैंने ये जो वर्ड इस्तेमाल किया था बहुत ज्यादा, अब जो हमारा लिसनर होगा, जो सुन रहा होगा या जो चीज पढ़ रहा है उसे नहीं ना समझ आएगी कितना ज्यादा है, ठीक है, अगर दूध ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एक लफ्ज है ज्यादा, ठीक है, अब सुनने वाले को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसी की जगह अगर मैं ऐसे बता रही हूँ कि दूध 20 या 10 लीटर है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको एक समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो जाएगी कि इतने लीटर दूध है, ठीक है। इस तरह मैं कपड़े की बात करूं, मैं कहूं कपड़ा बहुत लंबा है, ठीक है, ये भी एक अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं ऐसे बता रही हूँ कि कपड़ा इतने मीटर लंबा है, तो ये ज्यादा बेटर, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कोई ना कोई मिकदार, यानी हम कोई कोई नंबर इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई प्रॉपर हम मैथमेटिकल नंबर इस्तेमाल करें, कोई नंबर हम यूनिट के साथ इस्तेमाल करें, यानी क्वांटिटी होगी उसकी प्रॉपर होगी, ठीक है, क्वालिटी उसका सिर्फ हमने उसकी जो है वो अच्छाई बयान करी होंगी या बुराई करें, लेकिन क्वांटिटी में क्या होगा, हम उसकी प्रॉपर मिकदार बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव की निस्बत जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो इनवेरिएबल भी होते हैं, और मैं इनवेरिएबल यानी हमको चेंज नहीं कर सकते, अगर मैं कह रही हूँ इतने लीटर दूध है तो इसका मतलब उतने ही सॉरी, ठीक है, अगर मैं उसको बता रही हूँ कि इतने लीटर दूध है तो वो उस प्रॉपर मिकदार के, अगर मैं 10 लीटर कह रही हूँ तो इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि 10 लीटर कितना होता है, ठीक है, 10 लीटर मतलब 10 लीटर, ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो या ज्यादा से मतलब ज्यादा से कोई प्रॉपर हम उसको वेरी कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसका यूनिट होगा तो इट्स मीन्स कि वो उतना ही होगा, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव की निस्बत जो है वो एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव है एक तो वो इनवेरिएबल होते हैं, सेकंड वो मेजरेबल होते हैं एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और हम इनको किसी न किसी नंबर के साथ जो है वो बता दें, ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास प्रॉपर उसकी क्वांटिटी मिकदार होती है, ठीक है जी।
अब एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर एज, ठीक है। हम इसके यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाया गया है कि हमारे पास क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, ठीक है। अगर हम क्वालिटी की बात करें ना तो हम कहते हैं कि हमारे पास द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर दैन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ठंडा है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत, ठीक है। अब ये भी स्टेटमेंट अच्छी है, ठीक है। अगर कोई साइंटिस्ट कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम देखता है, ठीक है, अब उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करा है, ठीक है, या ये वाटर जो है वो ठंडा कब होता है या गर्म कब होता है, ठीक है। अब उसने ऑब्जर्वेशन किया कि जब उसको फ्रीजर में हम रखते हैं वाटर को तो उसका जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन जब हम उसको बॉयल करते हैं तो हमारे पास जो है वो गर्म हो जाता है। अब उसने ऑब्जर्वेशन क्या दी कि हमारे पास जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत, ठीक है। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी की बजाय वो ऐसे देगा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिसनर जो होगा, जो ये जो रीडर होगा, जो इस ऑब्जर्वेशन को पढ़ रहा होगा, उसको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर वो जो अपनी ऑब्जर्वेशन करा है वो एक थर्मामीटर रख के प्रॉपर टेम्परेचर मेजर करा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि कितने टेम्परेचर पे वाटर जो है वो फ्रीज हो रही है, कितने टेम्परेचर पे वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो रीडर होगा उसको ये वाली ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ज्यादा पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर यूनिट्स बताएंगे, उसको समझ आ जाएगी कितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना ज्यादा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये जब हम ठीक है, जीरो का मतलब कम होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट में निस्बत टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, ठीक है। इसलिए वो बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन दो तरह के होंगे। क्वालिटेटिव में हमने सिर्फ उसकी क्वालिटी बताई है, क्या बताइए, कोल्डर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्वालिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी बजाय यूनिट्स बता रहे हैं, एक प्रॉपर मिकदार, एक प्रॉपर नंबर, एक प्रॉपर जो है क्वांटिटी यूज करें, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्वांटिटेटिव कहेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल क्या है कि अ लीटर ऑफ द वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि वाटर अगर 1 लीटर होगा और एथेनॉल भी 1 लीटर होगा तो हमारे पास जो वाटर है वो एथेनॉल की निस्बत हैवियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बजाय हम ऐसे कह रहे हैं लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर है उसका जो वजन है वो 1000 ग्राम है 1 लीटर में, ठीक है। और जो हमारे पास एथेनॉल है उसका 789 ग्राम है, ठीक है। अब आपको खुद ही देख के समझ आ जाएगी यानी कि कितना एथेनॉल कम है वजन में, ठीक है, वाटर की निस्बत, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि वाटर एथेनॉल की निस्बत जो है वो हैवियर है तो ये भी एक गुड है। लेकिन अगर इसकी बजाय मैं ऐसे बता रही हूँ कि वाटर का जो वे है वो हमारे पास 1000 ग्राम्स है और हमारे पास एथेनॉल जो है वो 789 ग्राम्स है, तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्स के हवाले से आपने याद रखना है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर हैव डन इन द पास्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मैंने पहले भी बात की थी कि ऑब्जर्वेशन में ये भी चीज इंक्लूड है, ठीक है, हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करते हैं, जो पहले से मौजूदा साइंटिस्ट हैं जो अपनी जो रिसर्च करके, ठीक है, पेपर्स की फॉर्म में पब्लिश किए होंगे, हम उनको स्टडी करते हैं, उनको भी रीड करते हैं, ठीक है। व्हाट अदर हैव डन इन द पास्ट, माजी में दूसरों ने इसके बारे में क्या किया था, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंग, ठीक है, ये बढ़ता है, ग्रो होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली जो है वो इसमें एडवांसमेंट आती रहती है साइंटिफिक नॉलेज में। इसलिए हम क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो बायोलॉजिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो खुद भी ऑब्जर्व करता है और वो क्या करता है, जो पहले से मौजूदा उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च या स्टडीज प्रेजेंट होगी वो उनको भी जो है वो स्टडी करता है, ठीक है। यानी पहले साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते थे और आज के टाइम में मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस तरह वो कंपेयर करते हैं और जो है वो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है और इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अगर हम हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन का मतलब है कि हम किस तरह हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी किस तरीके से हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। हमने किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, एक तो हमारा स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो रिकॉग्नाइज किया तो उसके बारे में पहले से मौजूदा साइंटिस्ट की स्टडी भी की और अपनी भी ऑब्जर्वेशन अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए हमने की, ठीक है। और हमने देखा कि हमारे ऑब्जर्वेशन जो थे वो दो तरह के थे, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। अब जो थर्ड स्टेप है वो एक बायोलॉजिकल मेथड में वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस,
ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की थी, वो हमारे पास एक वो तो सिंपल ऑब्ज़र्वेशन होगी ना, ठीक है? लेकिन अगर हम उसको एक साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन का नाम देना चाह रहे हैं, तो वो कब होगा साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन? अनटिल दे आर ऑर्गनाइज़्ड एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन, ठीक है? यानी कि आप कोई भी एक रैंडम पर्सन उठता है और वो कुछ ऑब्ज़र्व करता है और कह देता है कि ये एक साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन होगी, तो ऐसे ऑब्ज़र्वेशन नहीं बनती। एक ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जिसके बारे में वो ये सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है? Biologists organize his or her and others observations into data form. ठीक है। अब वो जो बायोलॉजिस्ट था ऑर्गेनाइज करता है, एक तरतीब देता है, एक अरेंज करता है अपने और दूसरों के ऑब्जर्वेशन को और डाटा को, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट ए स्टेटमेंट, ठीक है, और क्या करता है, एक तशकील देता है, एक बयान देता है, एक स्टेटमेंट देता है दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ठीक है। अब क्या करेगा, वो जो उसने स्टेटमेंट दी है, वो जो बयान दिया है, ठीक है, वो क्या प्रूव करेगा, वो हो सकता है वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसके बारे में वो सारा सर्च करा था उसका कोई ना कोई छोटा सा एक आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि पहले जब उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम ठीक है एक फेस किया, एक और उसने जो है वो एक प्रॉब्लम को सामना किया, वो जो प्रॉब्लम था या वो जो क्वेश्चन था वो उस के माइंड में खुद भी आ सकता है और उससे कोई दूसरा भी पूछता है, ठीक है। अब जब उसको क्वेश्चन उसको पता चल गया, अब उसने ऑब्जर्व किया, उसने मुशाहदा किया, उसने देखा कि हाँ वाकई ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसने एक आंसर दे दिया, एक छोटी सी अपनी माइंड को इस्तेमाल करते हुए उसने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन उस टाइम तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाएँगे जब तक कोई ना कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होगा, तब जब तक कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जब उसने कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन फेस किया, फिर उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करेगा, जो उसने खुद उससे ऑब्जर्वेशन की थी या फिर जो पहले से मौजूदा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी, उन सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक एक आंसर दे देगा, ठीक है? एक जवाब दे देगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो था वो वाटर के हमने बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात की या फ्रीजिंग पॉइंट्स के बारे में बात की। तो अब उसने क्या किया, उसने एक ये ऑब्ज़र्व किया कि जब फ्रीज़ में वाटर को हम फ्रीज़ करते हैं तो वो पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है? इसी तरह जब हम उसको हीट देते हैं तो वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने क्या दिया, उसने एक आंसर दे दिया कि जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है या फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 है, या फिर उसने कह दिया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर है और जो किसकी निस्बत, उसके बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक उसने एक आंसर दे दिया, ठीक है। या फिर हमने एक पहले एग्जांपल दी थी तो उसमें क्या था कि हमने देखा कि हमारे पास जो है वो जब हमने फसलों को या प्लांट्स को या क्रॉप्स को क्या किया, जब हमने उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए तो उनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। यानी उनमें इस चीज की कमी थी। अब हमने क्या किया, जब उनको फर्टिलाइजर दिए तो वो हमने एक ऑब्जर्व की ना। अब हमें नहीं पता वो किस टाइप की फर्टिलाइजर थी या वो क्यों दी, हमने बस इतना देखा कि जब फर्टिलाइजर प्रोवाइड करे थे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो रही थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर मैं प्लांट्स को फर्टिलाइजर दे दूँ ना तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट होगी, ये एक आंसर हो गया एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक फॉर्मुलेशन किसकी होगी, हाइपोथेसिस की, ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर है, ये कुछ ना कुछ हमने स्टडी किया होगा, कुछ ना कुछ हमने पढ़ा होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या है दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव का मतलब क्या है, एक आर्जी सी, ठीक है, एक जो ऐसी स्टेटमेंट जो कि मुस्तकिल नहीं है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे, उसको टेंटेटिव यानी टेम्परेरी सी, ठीक है, आप कह सकते हैं टेम्परेरी सी। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। और वो बता रहे कि हमारे पास ये जो ऑब्जर्व करने के बाद हमने एक आंसर दिया था क्वेश्चन का, ठीक है, एक प्रॉब्लम को हमने आंसर दिया था, एक स्टेटमेंट दी थी, एक आर्जी से स्टेटमेंट दी थी अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम हाइपोथेसिस का नाम दे देंगे, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशंस। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोपोजिशन का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा असर्शन स्टेटमेंट जो कि ठीक भी हो सकती है, जो ओके गलत भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम प्रोपोजिशन ही कहेंगे। इस हाइपोथेसिस को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोपोजिशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट दैट माइट बी ट्रू, जो हो सकता है कि ठीक हो, ठीक है। यानी उसके 50% चांसेस ठीक होने के होंगे और 50% चांसेस उसके गलत होने के भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कोई स्टडी नहीं किया, हमने उसको बाकायदा रिसर्च एक्सपेरिमेंटली उसको अमली तौर पर परफॉर्म नहीं किया। हमने क्या किया, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया। मैंने जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, उसको इस्तेमाल किया और मैंने एक
आंसर दे दिया क्वेश्चन का, जो मुझसे किसी ने पूछा था या मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत क्या किया, उसके बारे में स्टडी की, ठीक है, मुझसे पहले क्या कहते थे, या फिर मैंने उसको सामने उसको देखा अपनी 5 वीडियोस को इस्तेमाल करते, और मैंने उस आंसर का, उस क्वेश्चन का एक आंसर ढूंढ लिया, एक टेम्पोरेरी सा आंसर ढूंढ लिया, जिसके बारे में खुद भी अश्योर नहीं कि वो ठीक है या वो गलत है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो हमारे पास एक हाइपोथेसिस होगी, वो हमारे पास एक बयान हो गया, वो हमारे पास एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होगी, ठीक है, यानी कि आरजीसी स्टेटमेंट होगी, जिसमें दोनों परसेंट 50-50% चांसेस है रॉन्ग होने के भी और ट्रू होने के भी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस आएगी, अब उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी ये खसूसियत होंगी। कौन कौन? सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे जो हमने हाइपोथेसिस दी है, जो हमने एक टेंटेटिव से एक आरजी से स्टेटमेंट दी है, एक आंसर देने की कोशिश की है, उसमें पहली उसकी खूबी क्या होनी चाहिए, वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि आम सी होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, वो क्या होना चाहिए, वो एक आरजी सा आइडिया होना चाहिए, यानी एक ऐसा जो मुश्किल ना हो, जो कि आज दिस आवर, ठीक है, यानी उसके अंदर दो 50-50% चांसेस हो कि वो ठीक भी होगा, वो गलत भी होगा, ठीक है। एक तो वो जनरल एक आम सा आइडिया होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि साइंस में पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी हम किसी साइंटिफिक स्टडी कर रहे होंगे, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम को हमने फेस किया, फिर हमने उसका बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया, ऑब्जर्व किया, देन हमने एक हाइपोथेसिस जो जनरेट की, एक हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट की, एक तो वो जनरल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी इसमें कोई अल्फाज के रद्द-बदल नहीं होने चाहिए। सेकंड क्या होगा, वो टेंटेटिव सी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और वो इतनी भी टेंटेटिव भी या जनरली होनी चाहिए कि उसमें ऑब्जर्वेशन ही ना हो, ठीक है। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हमने आंसर दिया था, जो हमने स्टेटमेंट दी है, या जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, वो हमने किसी न किसी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने वो स्टेटमेंट दी है, ठीक है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो वहाँ उस मौजूदा टाइम में जो हमने ऑब्जर्व किया, उसके उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है, उसको एग्री करती हो, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट हम देंगे। फोर्थ क्या है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, वही पहली जैसे हमने बात की, वो आम सी होनी चाहिए। इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इतनी ज्यादा जितनी पॉसिबल होगी उतनी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक तो उसमें वर्ड्स भी आसान हो, सेकंड उसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग ना हो, ठीक है। इट शुड बी एज केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना हम उसको सिंपल रखेंगे। लास्ट क्या है, इट शुड बी टेस्टेबल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं, जो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो टेस्टेबल हो, यानी हम उसको टेस्ट करने की उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, ठीक है, इसका क्या, फाल्सिफिएबल का मतलब क्या है, क्या फाल्स का मतलब क्या होता है, गलत, ठीक है, फाल्सिफिएबल का मतलब क्या, जिसको हम गलत भी कह सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ वे, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा भी तो होना चाहिए टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ठीक है, यानी वही बात जो हमने बात की, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी, अपनी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया, हमने मैंने पहले ही बताया कि हमने ऑब्जर्वेशन को यूज कर दिया, हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी, हमने एक आंसर देने की कोशिश की, किया, ये कोशिश की, अब वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। एक क्या हो कि उसके अंदर इतनी कैरेक्टरिस्टिक हो कि वो जो हमने स्टेटमेंट दी, हम उसको एक्सपेरिमेंटली, हम उसको अमली तौर पे परफॉर्म करके देख सके कि हाँ, अगर ये चीज ऐसे है कि वाकई से होता भी है, ठीक है, यानी जो हमने ऑब्जर्वेशन की, एक आंसर दिया, जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दी कि हमने कहा कि हाँ, अगर हम क्रॉप्स को या फसलों को या प्लांट्स को क्या करते हैं, जब हम उनको फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, ये मैंने मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, देखा सुना पढ़ा, मतलब ऑब्जर्व किया, जब मैंने उसको ये स्टेटमेंट दे दी कि जब पौधों को हम फर्टिलाइजर देते तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती, तो एक हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो हाइपोथेसिस दी, इसके अंदर देखिए ना एबिलिटी है ना, अब क्या होगा कि ये मैंने एक जो स्टेटमेंट दी है, अब मैं उसको अमली तौर पे अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ ना, टेस्ट कर सकती हूँ ना, टेस्टेबल का मतलब उसको टेस्ट कर सकती हूँ, कि कैसे कर सकती हूँ, कि मैं वाकई एक फील्ड दूंगी, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करूंगी, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, टाइम रिकॉर्ड करूंगी कि कैसे हमारे पास कितने टाइम में एक फसल जो है, या जो भी मैं एक स्पेसिफिक प्लांट ले रही हूँ, उसकी जो क्रॉप है वो कितने टाइम में ग्रो होती है, ठीक है। एक तरफ मैं करूंगी, एक ऐसा फील्ड लूंगी जिसमें मैं कोई भी फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करूंगी, ठीक है, दूसरी तरफ मेरा ऐसा फील्ड है जिसको मैं फर्टिलाइजर दे रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं ये चीज ऑब्जर्व करूंगी कि मैंने अगर जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को जो फर्टिलाइजर देती हूँ तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो मैं दोनों फील्ड्स को, दोनों खेतों को ऑब्जर्व करूंगी कि अगर इस फील्ड में मैंने फर्टिलाइजर दी थी
तो क्या था, इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है या नहीं हुई, ठीक है। दूसरी तरफ मैं उस फील्ड को ऑब्जर्व करूंगी जिसको मैंने कुछ भी फर्टिलाइजर्स नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने आंसर दिया था, जो मैंने क्वेश्चन अपने जो मैंने आंसर एक टेंटेटिव सी जो हाइपोथेसिस दी थी या जो एक स्टेटमेंट दी थी, वो मेरी ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये टेस्टेबल का मतलब है कि उसको हम टेस्ट कर सकेंगे, या फिर हो सकता है वो ऐसे ना हो, ठीक है, मेरी जो है वो गलतफ़हमी हो, ठीक है। तो पोटेंशियली फ़ाल्सिफ़िएबल का मतलब कि उसको हम गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको डिस्प्रूव गलत भी साबित कर सकते हैं और मेबी वो ठीक भी हो जाए, ठीक है। दोनों तरह के चांसेस होने चाहिए, हम उसको टेस्ट भी करें और उसके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेज़ेंट होनी चाहिए। वो एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, एक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट होनी चाहिए और हमने वो जो ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम उसको कोई ना कोई वो स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। हमारे पास तो फोर्थ थी, वो हमने क्या थी कि वो सिंपल सी होनी चाहिए और उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, वो टेस्ट भी हो सकती है और उसको हम गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखनी है कि हाइपोथेसिस की जो है दो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर्स के हवाले से। और लास्ट पे क्या है, अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट या जो बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहा है, हाइपोथेसिस को बना रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई रैंडम इंसान तो इतनी ज्यादा थिंकिंग इस्तेमाल करते हो नहीं ना करेगा। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, माइंड के हवाले से उसका IQ। अब क्या हो गया, बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। रीजनिंग का मतलब है कि कोई ना कोई वजह को इस्तेमाल करते हैं, किसी ने कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन का बैकग्राउंड होता है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जाके हम अब कोई ना कोई हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके बारे में हमने एक तो जाना कि हम किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और ऑब्जर्वेशंस के बारे में जाना। थर्ड पे हमने देखा है कि हाइपोथेसिस को किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे बायोलॉजिकल मेथड के 3 स्टेप्स आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।